तो फाइनली बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिलने का मौका मिल रहा है। और देखिए, आईपीओज अभी तक नहीं आ रहे थे। मार्केट एक ऐसे स्टेट में था जहां पर कोई भी नया आईपीओ ला पाना बहुत ही मुश्किल था, और अब आ गया है एक एफपीओ। एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। कुछ कुछ आईपीओ जैसा ही होता है, लेकिन इसमें लिस्टेड कंपनीज अपने शेयर्स ऑफर करती है। तो अब आया है रुचि सोया का एफपीओ, और बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड है। आपने देखा, बहुत एक बैकग्राउंड में स्टोरी भी है। तो बहुत सारी चीज़ें इस पर्टिकुलर स्टॉक के रिलेटेड है। एफपीओ अब इसका आया है, तो इसमें अप्लाई करना है या नहीं करना है। भले ही वीडियो बहुत टाइम बाद आई हो, पर एनालिसिस एज यूजुअल जैसा हम हमेशा करते रहते हैं, वैसा ही एनालिसिस इस बार भी वीडियो में देखने को मिलेगा, जहां फुल ऑन डिटेलिंग रहेगी। सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम कवर करेंगे। और वीडियो के लास्ट में एज यूजुअल मैं आपको बताऊंगा अपना लिस्टिंग और लॉन्ग टर्म के लिए पर्सपेक्टिव। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना है। और ऑफ कोर्स देखिए, बहुत टाइम बाद ये बोलने को मिल रहा है कि अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लें। हाय एवरीवन, दिस इज शुभम गुप्ता एंड यू आर वेलकम टू अनदर एपिसोड एट इन्वेस्टर नीति। तो शुरू करते हैं रुचि सोया इंडस्ट्रीज का 10 पॉइंट एनालिसिस। और एज यूजुअल सबसे पहले बात करेंगे कंपनी की बेसिक डिटेल्स के बारे में। तो देखिए, कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी 1986 के अंदर। लीडिंग एफएमसीजी ब्रांड है एडिबल ऑयल सेक्टर में इंडिया के अंदर, बहुत ही रिनाउंड है। और देखिए, लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर है सोया फूड्स के रिलेटेड। पतंजलि ग्रुप का पार्ट है, सबको पता है। इसके रिलेटेड बैक स्टोरी भी सबको पता है। तो काफी सिग्निफिकेंट है ये। जब तक एक्विजिशन नहीं हुआ था, जब तक मर्जर नहीं हुआ था इसके अंदर पूरा का पूरा, तब तक रुचि सोया अलग थी। और अब जब परफॉर्मेंस आई है, जब एकदम जब टर्न अराउंड अब हम देख रहे हैं, तो ये आफ्टर इट्स इंक्लूजन इन पतंजलि ग्रुप तभी हमें देखने को मिला है। पॉइंट नंबर 2 पर चलते हैं। तो देखिए, प्रोडक्ट्स बहुत सारे हैं, अनलिमिटेड प्रोडक्ट्स आप बोल सकते हो। इतने प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन एक ब्रॉड कैटेगराइजेशन, छोटे छोटे फॉर्म में जो हम देखते हैं कि सब हेड्स बोल लीजिए आप, छोटी छोटी कैटेगरीज बोल लीजिए। तो उसके अंदर देखिए, एडिबल ऑयल और उसके बाय प्रोडक्ट्स, ओलियोकेमिकल्स, टेक्सचर्ड सोया प्रोटीन, हनी एंड आटा, ऑयल पाम प्लांटेशन ये भी है। साथ में बिस्किट्स, कुकीज, रस्क, नूडल्स, ब्रेकफास्ट सीरियल्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड वेलनेस इस भी कैटेगरी के अंदर भी है। और एक इंटरेस्टिंग पार्ट है रिन्यूएबल एनर्जी। विंड के थ्रू रिन्यूएबल एनर्जी में भी है, लेकिन ये अपनी बेसिकली डोमेस्टिक या आप बोल सकते हैं इंटरनल यूजेज के लिए है। इसमें कमर्शलाइजेशन नहीं है। तो बेसिकली अपने कार्बन फुटप्रिंट रिड्यूस करती है कंपनी, जब ये विंड एनर्जी के थ्रू पावर जब करती है, अपने आप को यूज करती है। और अगर आप और भी इंडस्ट्रीज देखेंगे तो हाउस होल्ड ब्रांड नेम है न्यूट्रेला। देखिए, ये तो फेमस ही है। जिसने भी सोया चंक्स खाए हैं उसको पता ही होगा कि न्यूट्रेला क्या है। और 40% का मार्केट शेयर न्यूट्रेला का मार्केट में है। साथ में देखिए, हाई प्रोटीन आटा और हनी भी न्यूट्रेला का नाम यूज कर कर ही इन्होंने ये भी प्रोडक्ट्स निकाले हुए हैं। और डेफिनेटली क्योंकि रिकॉग्नाइजेबल है ब्रांड, तो इसलिए इनकी भी सेल अच्छी है। पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं। देखिए, 97 सेल डिपोज हैं इनके पास, 4763 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, जो कि केटर करते हैं 4,57,788 रिटेल आउटलेट्स को। बहुत ही बड़ा रीच है। और पतंजलि की वजह से जो उनके 5,45,849 कस्टमर टच पॉइंट्स थे, उसकी एक्सेस भी रुचि सोया को मिल गई है। तो काफी ब्रॉड एक टच पॉइंट्स बन गए हैं रिटेल के लिए, इनके लिए। और साथ में देखिए, कंपनी 30 कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी करती है। तो ओवरऑल सेल्स पॉइंट बहुत सारे हैं। पॉइंट नंबर 4 पर चलते हैं। देखिए, मेजर रेवेन्यू है इनका, वो एडिबल ऑयल प्रोडक्ट से ही आता है। अगर आप देखोगे तो 81.42% रेवेन्यू इसी से ही आता है। तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूटर है ये। सेम आपने देखा होगा जब हमने अदानी विल्मर के आईपीओ का एनालिसिस करा था, तब भी इसी तरीके की परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू थी। यानी कि ये दोनों कंपनीज ऐसी हैं जो कि मेजरली रेवेन्यू के लिए डिपेंडेंट है एडिबल ऑयल के बिजनेस के ऊपर। वहीं आप देखोगे, रुचि सोया ने 42% रॉ मटेरियल जो है वो इंपोर्ट करती है आउटसाइड इंडिया से, जैसे कि मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर जैसी कंट्रीज से, वहां से रॉ मटेरियल इंपोर्ट करते हैं। और प्रमोटर की जो होल्डिंग है एफपीओ से पहले थी 98.9%, हम जानते हैं क्यों। लेकिन
अब रिड्यूस हो जाएगी एफपीओ के बाद 80.82%। और ध्यान रखना है क्योंकि 75% का क्राइटेरिया रहता है तो आगे भी एक और एफपीओ आ सकता है जो कि बेसिकली अपनी होल्डिंग रिड्यूस करने के लिए कंपनी लेके आ सकती है, तो वो भी बात ध्यान में रखनी है। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट नंबर 5 के बारे में बात करेंगे। ऑफ कोर्स देखिए, अदानी विल्मर से मैंने अभी बात करा कि कैसे रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज काफी सिमिलर है। तो अब क्यों ना एक बेसिक कंपैरिजन करें अदानी विल्मर और रुचि सोया का। लेकिन एक बात इसमें ध्यान रखनी है कि इसमें रेवेन्यू वगैरह का नहीं, इसमें बेसिक बेसिक क्या नंबर्स हैं दोनों कंपनीज के उसको हम कंपेयर करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें डिपोज की, अदानी विल्मर के पास 85 डिपोज हैं, रुचि सोया के पास 100 प्लस डिपोज है। वहीं डिस्ट्रीब्यूटर्स आप देखोगे, अदानी विल्मर 5600 डिपोज हैं, रुचि सोया के पास 4763 डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। आउटलेट्स देखोगे, अदानी विल्मर 16 लाख आउटलेट्स, वही रुचि सोया के सिर्फ 5 लाख आउटलेट्स हैं। लेकिन पतंजलि के आउटलेट्स के एक्सेस की वजह से ये नंबर और बड़ा हो जाता है। वहीं आप देखोगे रिफाइनिंग कैपेसिटी अदानी विल्मर की है 16,285 टन पर डे की, रुचि सोया की 11,000। और सीड क्रशिंग कैपेसिटी अगर आप देखोगे तो अदानी विल्मर की है 8,225 टन पर डे, लेकिन रुचि सोया की है 11,000 टन पर डे। तो एक बेसिक कंपैरिजन हमने करके देखा है, हमें आइडिया लगे कि दोनों ही कंपनीज कितनी बड़ी हैं और कितनी ही सिग्निफिकेंट इनका बिजनेस है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 6, बात करते हैं फाइनेंशियल डेटा, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के बारे में। रेगुलर वे में नहीं होगा क्योंकि जो 2020 में जो भी एडजस्टमेंट्स हुई उसकी वजह से सारे नंबर हिल गए हैं। तो हम बेसिक बेसिक ऊपर से नंबर के बारे में बात करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, बात करें अगर रेवेन्यू की, तो FY19 में 12,829 करोड़ रेवेन्यू था, जो कि 21 में 16,300 करोड़ के आसपास पहुंच गया है। आप मार्जिन देखोगे अगर, तो FY19 के अंदर सिर्फ 0.3% मार्जिन था, जो कि 21 के अंदर 4.2% हो गया है। तो इंप्रूवमेंट तो डेफिनेटली दिख रही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROCE FY19 2.5% और FY21 में 11%। रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखेंगे FY19 माइनस थी 1.17% और FY21 में 16% के आसपास रिटर्न ऑन इक्विटी भी हो गई है। लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो अगर हम देखेंगे तो 0.71 की लॉन्ग टर्म डेट टू इक्विटी रेशियो आती है। लेकिन वहीं आप डेट टू इक्विटी रेशियो देखोगे तो 1.13 आती है। ऑफ कोर्स वो करंट लायबिलिटीज FMCG सेक्टर की आप कोई भी देखोगे कंपनी, तो थोड़ा तो वो डेट पोर्शन में चलता ही है ऊपर की तरफ। और अगर हम बात करें पीई रेशो की, तो 28.24 पीई रेशो आता है, जो कि इंडस्ट्री की एवरेज पीई है जो 51.76, उससे तो काफी कम दिखता है। ये वो प्राइस है जिस पर एफपीओ आया है, करंट प्राइस नहीं। करंट प्राइस के हिसाब से पीई ज्यादा ही है। तो 51.76 एवरेज पीई है, और सेक्टर की जो पीई उसके सामने आ रही है वो है 31.09, जो कि एफएमसीजी सेक्टर की एज अ होल है। तो सेक्टर वाइज तो ओके है, लेकिन ऑफ कोर्स इंडस्ट्री के हिसाब से थोड़ा वैल्यूएशन में गैप है। अब उसका रीजन है, उसका रीजन क्या है वो भी डिस्कस करेंगे जब लॉन्ग टर्म के बारे में इसमें बात करेंगे। और देखिए, लिस्टेड पीयर्स की अगर बात करें तो ब्रिटानिया, डाबर, नेस्ले, गोदरेज जैसे नाम है। मेजरली तो देखिए कॉम्पिटिटर वाइज अदानी विल्मर ही बनता है। पॉइंट नंबर 7 की बात करते हैं कि एफपीओ आ रहा है, तो एफपीओ की बेसिक डिटेल्स क्या रहेंगी डेट वाइज और प्राइस बैंड और सब, तो वो देख लेते हैं। तो एफपीओ का जो साइज है वो है 4300 करोड़ का। तो इतना बड़ा एफपीओ है, तो हम तो वैसे ही मान के चल सकते हैं कि सब्सक्राइब होगा। लेकिन बहुत ज्यादा ऐसा ओवर सब्सक्रिप्शन हो ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। ऑलरेडी बहुत बड़ा एफपीओ का साइज है। ओपन हो रहा है 24 मार्च को, क्लोज हो रहा है 28 मार्च को, अलॉटमेंट हो जाएगी 31 मार्च को, और लिस्टिंग हो जानी चाहिए 6 अप्रैल को। प्राइस बैंड आप देखोगे तो 615 टू 650। एक लॉट के अंदर 21 शेयर्स हैं। एक एप्लीकेशन बनती है 13,650 की। नंबर ऑफ लॉट्स रिटेल कोटा में अगर आप लगाते हो तो 14 बनते हैं, और रिटेल के लिए एज यूजुअल 35% कोटा रिजर्व रहेगा। तो अब चलते हैं 8 पॉइंट पर, बात करते हैं कि अब एफपीओ आ रहा है तो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जो उन्होंने मेंशन करा है कि रीपेमेंट करनी है बोरोइंग्स की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम। इनका तो इसी की वजह से प्रॉब्लम है सारा। तो रीपेमेंट करनी है बोरोइंग्स की। सेकेंडली इन्होंने बोला इनको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट्स को फंड करना है। और थर्डली जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस, वो तो हर एफपीओ में क्या आईपीओ में रहते ही हैं। और अब बात करते हैं 9th पॉइंट की लिस्टिंग के लिए क्या मेरा पर्सपेक्टिव है। वेरी इंपॉर्टेंट। और देखिए, लिस्टिंग के लिए
अभी आपने अगर देखा होगा जीएमपी वगैरह, देखिए आईपीओ में जीएमपी का एक अलग रोल होता है, लेकिन एफपीओ के अंदर जीएमपी का जो रोल होता है वो बहुत हद तक चेंज हो जाता है। क्योंकि अब आप इसमें देख रहे हो यहाँ पर तो वैसे भी काफी डिस्काउंट पे प्राइस हमको मिला है कंपेयर टू जो अभी मार्केट में रेट चल रहा है रुचि सोया का। तो ऐसे में हमें क्या करना है, बहुत सिंपल है। देखिए जीएमपी को एक बार को इग्नोर करना है और ये देखने की क्या जो अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है, तो एफपीओ का प्राइस है वहां तक जा सकता है क्या? तो देखिए बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि एफपीओ के प्राइस के आसपास ये प्राइस करेक्ट होता होता चला जाए। लिस्टिंग में पार्टिसिपेट करना ही नहीं करना, मैं अपना पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ अपने लिए, और वो ये है कि मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। क्योंकि देखिए जहां पर भी मुझे 25% आप मान के चलिए जो मैं क्राइटेरिया स्टैंडर्ड रखता हूँ, अगर मुझे नहीं मिलता है तो मेरा फिर इतना खास इंटरेस्ट किसी भी लिस्टिंग के लिए जाने के लिए नहीं होता। तो ऐसा होता तो यहाँ नहीं दिख रहा है, तो इसलिए लिस्टिंग के लिए, प्योर लिस्टिंग के लिए जाने का मेरा अभी कोई पर्सपेक्टिव नहीं है। क्योंकि देखिए एफपीओ का इशू साइज बहुत ही बड़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत ज्यादा ओवर सब्सक्राइब भी नहीं होगा। सब्सक्रिप्शन पूरा हो जाना चाहिए पर बहुत ही ओवरली सब्सक्राइब्ड हो ऐसे चांसेस कम है। तो उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ये पर्सपेक्टिव लेकर चलना ठीक रहेगा कि मैं प्योर लिस्टिंग के लिए नहीं जाऊंगा, प्योर लिस्टिंग में अवॉइड करूंगा। और अब बात करते हैं 10 पॉइंट कि लॉन्ग टर्म के लिए क्या मेरा पर्सपेक्टिव है। देखिए लॉन्ग टर्म के लिए एक बहुत ही सिंपल पर्सपेक्टिव मैं लेकर चल रहा हूँ। सबसे पहले तो बात करेंगे जो सबसे बड़े दो इश्यूज इस कंपनी के रिलेटेड हैं, और वो है, एक है डेट और दूसरा है कॉर्पोरेट गवर्नेंस। देखिए डेट के रिलेटेड तो क्लियर कट अभी आपने ऑब्जेक्टिव्स भी देखे, आपको समझ में आ गया होगा कि जो ये एफपीओ के जितना भी ये रिसीट इनको मिलेगा उससे मेजर चंक ऑफ बोरोइंग्स तो पे ऑफ हो जाएगा, करंट भी और लॉन्ग टर्म भी। तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगी, तो एक तरीके से कंपनी कहीं ना कहीं डेट फ्री के आसपास पहुंच जाएगी, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स भी पे हो जाएंगी। तो डेट के मामले में आफ्टर दिस फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कंपनी को ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ऐसा देखने में लगता है। तो डेट के मामले में तो क्लियर है। एक और जो डिफिकल्ट क्राइटेरिया जो है वो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जिसके ऊपर क्वेश्चन हमेशा इस कंपनी के ऊपर रहते हैं कि लोगों को उतना ट्रस्ट नहीं है इसकी कॉर्पोरेट गवर्नेंस पे। तो देखिए लॉन्ग टर्म के लिए अगर ये एडिबल ऑयल बिजनेस में ही किसी को भी इन्वेस्ट करना है तो मेरे हिसाब से यानी विल्मर भी अच्छी चॉइस है इसके कंपैरिजन में, और ये कंपनी भी आगे जाके अच्छा ही करेगी। दोनों नेक टू नेक compete करते हैं, मार्केट लीडर्स हैं। तो अगर देखिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक ऐसा इशू है जो आपको बॉदर करता है, तो मुझे लगता है उस केस में अदानी विल्मर को प्रेफरेंस दी जा सकती है ओवर रुचि सोया। लेकिन अगर ऐसी कोई बात नहीं लगती और देखने में लगता है कि ठीक है, तो फिर देखिए उसके रिलेटेड तो फिर रुचि सोया को प्रेफरेंस देने में कोई बुराई नहीं है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है लॉन्ग टर्म में दोनों ही वेल्थ क्रिएटर रहेंगे। तो ऑल इन ऑल 50-50 चॉइस है यहाँ पर, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है कि लॉन्ग टर्म के लिए मैं जाऊंगा ही जाऊंगा या लॉन्ग टर्म के लिए मैं अवॉइड करूंगा। अभी फिलहाल ऐसा मेरे माइंड में कुछ नहीं है। एफपीओ के बाद देखेंगे कैसा प्राइस परफॉर्म कर रहा है। अगर मुझे लगेगा कि और स्कोप मिल रहा है, देखिए वैल्यूएशन वाइज तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो हम कंफर्मली बोल सकते हैं क्योंकि अच्छे वैल्यूएशन पर ये प्राइस हमें मिल रहा है। एक्चुअल मार्केट प्राइस से काफी हैवी डिस्काउंट है, तो क्लियरली वैल्यूएशन में तो प्रॉब्लम नहीं है। अब अगर सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉब्लम का जो क्राइटेरिया रहता है वो मैंने आपको भी बताया, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, जहां पर देखिए हर किसी की डिटेलिंग इस मामले में बहुत लिमिटेड होगी। इंटरनली क्या चल रहा है ये तो हम नहीं बता सकते, पर एक्सटर्नली डिटेल्स जो हमारे पास रहती है वो बहुत ही लिमिटेड है इस मामले में। तो ये थोड़ा सा आप बोलिए 50-50 केस जैसा भी मैंने बोला वैसा ही रहेगा। तो अगर किसी का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो वो कंसिडर कर सकता है, और अगर नहीं भी है तो देखिए बहुत सारे आईपीओ लाइंड अप हैं, अभी लगातार 2 आईपीओ का एनालिसिस मैं और दूंगा आपको। तो आप समझ सकते हो कि ऐसा भी कोई वो नहीं है, अगर आप नहीं लगाते हो तो मार्जिन वगैरह आप देखोगे, अगर आप हाई ग्रोथ बिजनेस प्रेफर करते हो जैसा मैं करता हूँ तो फिर तो ये बिजनेस हमें समझ आएगा ही नहीं। एफएमसीजी बिजनेस ऐसे ही होते हैं जहां पर बेसिकली धीरे धीरे कैपिटल ग्रो होगी आपकी। मार्जिन देखिए कम, जो बिजनेस का मार्जिन है वो बहुत ही छोटा ही रहता है, ऐसा एकदम एक्सटेंसिव नहीं होने वाला। तो अगर आप प्ले करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए हाई ग्रोथ स्टॉक्स में तो डेफिनेटली ये तो नहीं है। लेकिन अगर आप एक स्टेडी स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में चाहते हैं जो कि धीरे धीरे रिटर्न बना कर दे, तो इसको एक लुक दिया जा सकता है, कंसिडर करा जा सकता है। फिलहाल फाइनेंशियल स्टॉक में ऐसी कोई बुराई नजर नहीं आएगी आफ्टर एफपीओ। लेकिन
सारी बात यहाँ पर्सनल प्रेफरेंस की रहेगी। मैंने अपनी प्रेफरेंस आपको बता दी, मेरा अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको लेने में। मैं हाई ग्रोथ वाले स्टॉक्स पर ही ज्यादा फोकस करने की सोचूंगा आगे आने वाले टाइम में भी। तो ये था मेरा ओवरऑल एनालिसिस रुचि सोया एफपीओ के रिगार्डिंग। बहुत दिनों के बाद आप लोगों से मिलने को मिला, लेकिन अब ये लास्ट टाइम नहीं होगा। अब बहुत सारे आईपीओ और बहुत सारे वीडियोस भी आगे आएंगे, तो इन्वेस्टर नीति के साथ सब्सक्राइब रहें। और बहुत सारे वीडियोस भी आपको देखने को मिलेंगे जहां पर मैं अपनी नॉलेज, जो भी मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ इन्फॉर्मेशन या डेटा, वो शेयर करने की कोशिश करूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। अंटिल वी मीट इन अनदर वीडियो, बाय बाय।